हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का पॉडकास्ट जैसे कि आपसे प्रॉमिस किया था है विद मिस्टर सुरेंद्र नरूला। रंगमंच की बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं ये। इनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, तारीफ़ के लिए तो शब्द ही नहीं है। और मैं इनका बहुत देर से इंटरव्यू करना चाहती थी। आई वांटेड कि लोग इनको डीपली और इन डिटेल पर्सनली और प्रोफेशनली जानें। 1992 में इन्होंने अक्स अबोहर थिएटर ग्रुप की फाउंडेशन रखी और इनके निर्देशन के नीचे बहुत सारे नाटकों की पेशकारी हुई। वन एक्ट प्लेज, फुल लेंथ प्लेज, नुक्कड़ नाटक, स्किट्स, बहुत सारे लोगों को इन्होंने ट्रेन किया। अक्स अबोहर थिएटर ग्रुप को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया फ्रॉम ऑल द वॉक्स ऑफ द लाइफ, चाहे वो कोई ऑटो ड्राइवर था, कोई टीचर, कोई एमआर, कोई शॉप ओनर, कोई बिजनेस ओनर। एवरीबडी वॉज अ पार्ट ऑफ इट एंड हर कोई अपना टाइम मैनेज करके रात को रिहर्सल्स पे आता था एंड दे यूज्ड टू लर्न फ्रॉम हिम एंड दे यूज्ड टू शोकेस देयर स्किल्स अल्टीमेटली इन द फाइनल शोज। सर ने जो बहुत सारे वन एक्ट प्लेज या फुल लेंथ प्लेज डायरेक्ट किए, उनमें से मैं कुछ के नाम बताना चाहूँगी आपको। ऐसा भी होता है, एक था गधा, आपका क्या विचार है, महामारी, मुआवजे, आंखें, कोर्ट मार्शल, रिश्ते न की रखिए नाम, जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ, सिरजना, बकरी, बाल भगवान, बजे ढिंडोरा और खून के रंग, उसनु कहीं। सी देयर आर सो मैनी कि मेरे माइंड से स्किप हो रहे हैं। रोम बलदा रहा, आंखें एंड मैनी मोर। उनकी अपनी लिखी हुई शाहकार रचना है सरहदां होरवी ने, विच इज़ अ वेरी वेल रिनाउंड प्ले। देन एक नवी रोशनी दी किरण, नंगा सच, द नेक ट्रुथ। कई नुक्कड़ नाटक भी लिखे इन्होंने, जैसे कि कंप्यूटर चौक, नू दी सुपारी, वापसी, जंग अभी भी जारी है, जज्बा एटसेट्रा। इन्हें नेशनल लेवल पे बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला और रिसेंटली इन्हें महाशक्ति कला मंदिर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। तो आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ मिस्टर सुरेंद्र नरूला से। नरूला सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि रंगमंच के प्रति जो रुचि है वो ऑलरेडी फैमिली में किसी में थी या इट्स ओन बाय ओन इन यू, गॉड गिफ्ट? नहीं, रंगमंच में रुचि हमारे परिवार में किसी में नहीं थी और मेरी रुचि का जहाँ तक ताल्लुक है, ये महज एक इत्तेफाक है कि मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था और खेल रहा था। खेलते खेलते किसी खिड़की के पास से गुजरा तो अंदर किसी नाटक की रिहर्सल चल रही थी। मैं वो सुनने लग गया, मुझे मज़ा आने लगा। तो उसमें एक बच्ची थी जो हर उस सीन के में एक्ट करते वक्त हंस देती थी। तो टीचर ने उसे कहा, करना है तो करो, नहीं तो मत करो। वो कहती नहीं करती। उसने छोड़ दिया और टीचर ने मुझे बुला के कहा कि हाँ भाई सुरेंद्र, तुम करोगे? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कॉपी पेन लाओ, तुम्हें डायलॉग लिखवाएंगे। मैं कहा जी मैं 2-3 दिन से बैठ रहा हूँ, मुझे याद है। बस वहाँ से शुरू हो गया। तो इसी से कनेक्टेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब फैमिली को पता लगा कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो उनका कैसा सपोर्ट रहा? डिड दे गिव यू दैट क्रिएटिव स्पेस? हाँ, मतलब मेरे फादर जो हैं वो तो कभी भी नहीं दे पाए वो स्पेस और वो कभी लाइक भी नहीं करते थे। उनको लगता था ये मतलब बहुत ही हीन काम है, अच्छा काम है, जो उनको अपनी भाषा में कह देते थे, मरासी हो तुम, भांड हो, समथिंग लाइक दैट। बट बाकी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे बड़े भाई साहब अपने कॉलेज के टाइम में कुछ एक्ट में कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो ही न्यू कि ये कॉलेज में आगे बढ़ेगा तो ये एक अच्छी चीज़ शायद इसके लिए रहेगी। अच्छा सर, अबोहर आपकी जन्मभूमि भी रहा है और कर्म भूमि भी रहा है, ठीक है? रंगमंच की नर्सरी भी कहा जाता है अबोहर को। तो अब आप अबोहर से शिफ्ट हुए, आपको 5 साल हो गए, तो डू यू मिस अबोहर? हाँ, कुछ मायनों में कह सकते हैं क्योंकि मैं जब यहाँ आया था मोहाली चंडीगढ़, तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ जो रंगमंच का लेवल होगा बहुत ऊंचा होगा।
परंतु अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि इतना मैच्योर नहीं है, शायद इतना संजीदगी से काम नहीं हो रहा, लोग दिल से काम हो रहा है, अच्छा काम भी हो रहा है, ये नहीं है कि जीरो है, लेकिन जो क्वालिटी और क्वांटिटी मेरे ख्वाबों में थी या मेरी इमेजिनेशन में थी वो कहीं मिसिंग है। अबोहर में जब हम रिहर्सलें करते थे, वो रात रात रिहर्सलें करना और एक ही चीज सीन को परफेक्शन तक ले जाने की कोशिश करना, वैसा उतना मतलब उस लिहाज से मैं अबोहर को मिस करता हूँ। सर, आपने अनेकों पेशकारियां दी हैं मंच पर, तो कोई ऐसी पेशकारी के बारे में बताएं जिसमें आपको लगा हो कि बहुत ही हर्डल्स फेस करने पड़े, कि अब ये इशू आ गया, अब ये प्रॉब्लम आ गई, ये होगा भी कि नहीं होगा, यू फेल्ट लाइक दैट? हाँ, एक नाटक हमने किया था बाल भगवान, आई थिंक स्वदेश दीपक जी का ही है। तो बाल भगवान में बहुत मुश्किलें आती थी, करेक्टर चुना, करेक्टर छूट गया, करेक्टर भाग गया, तो उसमें ऐसा लगने लगा था, कई लोग तो मजाक करते थे, जैसे मेरे सीनियर एक्टर सतीश पटेल जी कहा करते थे कि पहले कोई पूजा पाठ कर लो इसके नाम का तो फिर प्ले होगा। हालांकि एक और प्ले भी मेरे जहन में है, बजे ढिंडोरा और खून के रंग। वो इतना बड़ी कास्ट थी और इतना बड़ा प्ले था और उसके इतने मतलब कलर्स थे, इतने उसमें रस थे। उस प्ले में भी ये लगता था कि क्या मैं ये कर पाऊंगा या मेरी टीम कर पाएगी, बहुत सारे एक्टर थे, बहुत हर्डल्स आती थी, बट फाइनली वी डिड इट। सो हैट्स ऑफ टू यू सर कि आप ये सब अकम्प्लिश कर पाए। आपने मंच पे परफॉर्म भी किया है एज एन एक्टर, सो कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आपने परफॉर्म किया और आपके दिल के बहुत करीब है, यू फेल्ट लाइक कि ओ दिस वाज मी? वो रिश्तियां दा की रखिए ना और टोबा टेक सिंह, उसमें जो बचन सिंह का करेक्टर था, मेन करेक्टर टोबा टेक सिंह का, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उसमें मुझे करेक्टर में उतरने पर टाइम लगा और जब मैं वो करेक्टर कर रहा था तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि मैं वही हूँ, मैं बचन सिंह ही हूँ, बस मेरा अपना कोई वजूद ही नहीं है। तो उसके अलावा एक बार मुझे करेक्टर करना पड़ा कोर्ट मार्शल में, सूबेदार बलवान सिंह का। वो मुझे करना पड़ा क्योंकि एन टाइम पे एक एक्टर की प्रॉब्लम आ गई। तो वो मैं कैसा, फरीदकोट में ये शो हो रहा था, कंपटीशन था वहाँ, बाबा फरीद के नाम से मेला लगता है, तो उसमें मतलब उसमें ऐसा ढला करेक्टर में, और कब मैं रोया और कितना रोया मुझे याद है। सारे कलाकार कभी ना कभी एंजाइटी, स्टेज फेयर ये फील करते हैं स्टेज पे जाने से पहले, स्पेशली जब फाइनल परफॉर्मेंस होता है। तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया, यू हैव गिवन सो मेनी परफॉर्मेंसेस, क्या आपको आज भी स्टेज फेयर होता है? यस, ऑनेस्टली यस, होता है। और मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए। आप अगर करेक्टर में मर्ज हो रहे हो, आप अपना आपा छोड़ के करेक्टर में एंटर कर रहे हो, तो एक इंडिविजुअलिटी को छोड़ के, एक आइडेंटिटी को छोड़ के एक नई आइडेंटिटी को ग्रास्प करना, और फाइनली जब आप पब्लिक के सामने जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमने बुल्ले शाह जी का नाटक किया था, बाबा बुल्ले शाह के नाम पे। उसमें मेरा कैरेक्टर था जो मुस्लिम काजी का, या तो उसमें जब हम एंटर करने लगते थे तब फिर मुझे ऐसे लगता था कि क्या मैं हूँ वो मुस्लिम कैरेक्टर, क्या मैं कर पाऊंगा न्याय। तो थोड़ा होती है, एंग्जाइटी भी होती है, डर भी लगता है, गला भी सूखता है। और अब इतने तजर्बे से तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप अच्छे एक्टर हो या आप मध्यम दर्जे के एक्टर भी हो तो ये होना ही चाहिए। सो इन शॉर्ट, डर के आगे जीत है। हाँ, श्योरली श्योरली। सर, एक ना टेंडेंसी नोट करी गई है बहुत सालों से, इट्स नॉट कि ये रीसेंट है, कि थिएटर ग्रुप्स में से ग्रेजुअली 3-4 लोग अलग होके एक न्यू थिएटर ग्रुप बना लेते हैं, और ये बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स के साथ होता है कि सब थिएटर ग्रुप देन आगे सब। सो व्हाट इज दिस टेंडेंसी एंड हैव यू सफर्ड एन इमोशनल सेटबैक बिकॉज ऑफ दिस? हाँ, इमीडिएटली जब आपके साथ ये घटता है तब तो थोड़ा इमोशनल सेटबैक भी लगती है, लेकिन लेटर ऑन जैसे आप ग्रेजुअली सोचते हैं तो आपको लगता है दिस इज सर्टेन टू हैपन, ये होगा ही।
क्योंकि कुछ लोगों को लगने लगता है कि हम ज़्यादा काबिल हैं, और कुछ लोग होते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लोग इनकैपेबल होते हैं और उनको लगने लगता है नहीं मैं अब डायरेक्टर बन सकता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ लोगों में डायरेक्टर का टैलेंट होता है और वो ग्रेजुअली उनको कंपेल करता है कि भाई नाउ आई शुड डू इट इन माय ओन स्टाइल, इन माय ओन वे। और एक और जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि देर आर टू टाइप ऑफ थिएटर्स ना, थिएटर फॉर सोसाइटी सेक एंड थिएटर फॉर थिएटर। अब थिएटर फॉर, अगर कोई आदमी मेरे जैसा जो थिएटर फॉर सोसाइटी करना चाहता है तो थिएटर फॉर थिएटर वाले एक्टर भी तो आते ही। अगर उनको लगता है कि हमारी मंशा यहाँ पूरी नहीं हो रही तो जाहिर है वो अलग जाएंगे। तो एक बड़े ग्रुप को संभाल पाना मेरा ख्याल है किसी के भी डायरेक्टर के बस में नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टरों का और इंडिविजुअल्स का अपना स्वभाव होता है। सारे स्वभाव कहीं पर एक तालमेल में आ जाएं ये मुमकिन नहीं होता है। पॉसिबिलिटी है लोग अलग चले जाते हैं। हाँ, दुख मुझे वहाँ होता है जहाँ बहुत ही कम कैपेबिलिटी के लोगों को अचानक ये एहसास होने लगता है कि मैं बहुत कैपेबल हूँ, और आप उन्हें बता भी नहीं सकते। आप उन्हें अगर प्यार से किसी भी तरह बताने की कोशिश करेंगे तो उनको लगता है कि ये जेलस हो रहा है, ये मुझे ऊंचा उठता देखना नहीं चाहता है। तो फिर आपको अल्टीमेटली ये हालात पर ही छोड़ना पड़ता है कि ये हवाएं तय करेंगी कौन उड़ जाएगा कौन खड़ा रहेगा। वेल सेड सर, वेल सेड। रंगमंच की दुनिया में आप बहुत सारे लोगों के गुरु हैं, गॉडफादर हैं। आपके गॉडफादर कौन रहे? मैंने थिएटर जब शुरू किया तो एक्चुअली उस वक़्त तो मेरे टीचर एक थे सुशील रतन झाम, जिन्होंने पहली बार थोड़ा मतलब मुझे बताया मंच पे चलना। फिर कॉलेज में आया तो एस.एम. धवन, सुरेंद्र मोहन धवन प्रोफेसर थे। लेकिन फाइनली जिन्होंने मुझे प्रोफेशनली स्टेज पे यूथ फेस्टिवल पे लेके आए वो श्याम जेतली सर थे। श्याम जेतली जी ने मुझे, और श्याम जेतली जी की एक बात तो मुझे बहुत देर तक पेक करती रही, वो कॉन्फिडेंस उनका। और वो बंदों को करेक्टर में ढालते वक्त वो ये कहा करते थे कि मैं तो ईंट पत्थर को बोलने लगा दूं, तू तो हाड़ मांस का पुतला है। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे, मैंने उनसे लेकर कैरी भी की, और मैंने भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को परफॉर्म करवा पाया मैं जिनसे लगता था कि ये शायद मंच पे एक लाइन भी ना बोले। ओके, तो सर बहुत सारे कलाकारों की ये इच्छा होती है कि वो कभी ना कभी बड़े पर्दे पर परफॉर्म करें, फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। तो कभी आपने ऐसा ट्राई किया, बॉम्बे गए या इंडस्ट्री में ट्राई करने की कोशिश करी उस टाइम? नहीं, मैं ये ख्वाब तो शायद मैंने कभी देखा ही नहीं कि भी मैं बड़े पर्दे पे दिखूं, या हाँ कभी ऐसा लगता था कि जो संवाद मैं लिखता हूँ, जो डायलॉग्स मैं राइट करता हूँ, वो डायलॉग शायद किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे भी आने चाहिए, आ सकते हैं। तो उसके लिए बॉम्बे गया था मैं। मंगल ढिल्लों जी मरहूम जो अब नहीं है इस दुनिया में, उनके साथ कुछ देर रहा, और मुझे ये लगता था कि वहाँ मैं शायद डायलॉग राइटिंग या इस तरह के किसी स्किल में एज एन एक्टर, फ्रैंकली सेइंग, मुझे कभी यूँ नहीं लगा कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि मुझे कोई भी रोल मिल जाएगा मैं उससे जस्टिस करूँगा। और अब चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में कह लीजिए पैर रख चुका हूँ, बेशक कभी छोटे मोटे किरदार अदा किए हैं, तो अब मुझे महसूस होने लगा है कि अगर मैं और मेहनत करूँ तो मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए शायद अच्छा अदाकार बन पाऊँगा। आई एम श्योर आप बनेंगे, और आप हैं ऑलरेडी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से ही कनेक्टेड है कि बड़े पर्दे पर जब आप आएंगे, आपकी ऐसी इच्छा है कि ये पर्टिकुलर एक्टर जिसके साथ मैंने स्क्रीन शेयर करना है, आई विश? वो तो पता नहीं अब पूरा होगा कि नहीं। मैं नसीरुद्दीन शाह के साथ काम करना चाहता हूँ, चाहे वो एक ग्लिम्प्स ही हो, क्योंकि आप उनके बारे में सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो पता नहीं कई बार आपको कोई डिफरेंट तरह के इल्यूजन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दिस इज बियॉन्ड डाउट, ही इज ए ग्रेट एक्टर। हाँ, और भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब भी मैंने कभी बड़े पर्दे के बारे में अपने आप को देखा तो मुझे लगता था कि
नसीरुद्दीन शाह साहब में, हालांकि मुझे लगता है कि मैं उनके सामने खड़ा होकर कुछ कर नहीं पाऊंगा, अपना वजूद स्थापित नहीं कर पाऊंगा, बट फिर भी अगर आपने वो डिज़ायर पूछी है तो डिज़ायर यही थी। ओके सर, मैं अपने दर्शकों को सर की एक लाइफ के पर्सनल एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। सर डेली 4-5 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं एंड ही स्किम्स देम थरोली, मतलब निचोड़ निकाल देते हैं उन अखबारों का, एंड ही जॉट्स डाउन द पॉइंट्स जीके के लिए। तो सर मुझे ये बताइए नीलाम घर से क्विज मास्टर इन यूथ फेस्टिवल्स की जर्नी के बारे में। देखिए ऐसा था, एक टाइम पे मैंने आईएएस प्रीलिमिनरी के लिए जीके की तैयारी की थी। उसके बाद मैं जब स्टेट बैंक की जॉब में था तो स्टेट बैंक में हमारे एक ट्रेनी ऑफिसर का टेस्ट होता था जिसमें जीके बहुत मतलब मैच्योर लेवल की, हाई लेवल की जीके आती थी। उस जीके के लिए मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ी और वो पढ़ते वक्त मुझे लगा कि मुझे मजा आता है, कि ये भी मेरा पैशन है, आई वॉन्ट टू नो मोर। जब हमारे प्रिंसिपल एंडी ग्रोवर सर कहा करते थे, द मोर यू नो द लेस यू नो। जब आप जानने लगते हो तो आपको पता लगता है मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो जब वो एहसास शुरू हुआ तो एक टेस्ट डेवलप हो गया। अब मैं अगर दिन में अखबार नहीं पढ़ता हूँ और पूरा उसका मतलब जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से निचोड़ता नहीं हो तो मुझे लगता है कुछ रह गया, समथिंग इज मिसिंग इन द डे। तो वो वहाँ से एक इंटरेस्ट पैदा हुआ। फिर नीलाम घर पाकिस्तान से आता था, तारिक अजीज पेश किया करते थे, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन था और हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन मैं उनका फ़ैन हूँ और उनके फ़ैन इस दुनिया में हैं। तो मैं उनकी कॉपी भी करता था नीलाम घर में। जो जवाब दुरुस्त है साहब, वो बड़े जोश से कंडक्ट करते थे। और ये मेरा एक कहीं ना कहीं रहा है कि मैं जो भी करूं उसमें एनर्जी 100% हो। तो वो मैं जब करने लगा लोगों को पसंद आने लगा। मैं एक नीलाम घर के तौर पे बहुत पसंद आया। फिर हम सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बच्चों का क्विज कंडक्ट करते थे, उसमें मैं यही अंदाज बरकरार रखता था और बहुत सारे बच्चों को भी अच्छा लगने लगा। मुझे याद है एक बार कॉन्वेंट स्कूल की एक छोटी सी बच्ची थी और हम उससे एक्सटेम्पोर प्रश्न पूछ रहे थे। तो मैंने उससे प्रश्न पूछ लिया कि यदि तुम लड़का होती तो उसने सारी ऑडियंस के सामने कहा कि यदि मैं लड़का होती तो सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता कि मैं आपकी फ्रेंड बन सकता था, मैं आपके घर आ सकता था, आपसे बात कर सकता था। अभी तो मैं मंच पे ही मिलती आपको वहाँ पर, फिर मुझे कोई रोकता ना आपसे बात करने। तो वो जो उसका वो कॉम्प्लीमेंट था वो मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे लगा कि दो बातें हो रही हैं, एक तो मैं लोगों के दिल के करीब, उनकी फीलिंग्स के करीब पहुँच रहा हूँ और एक नॉलेज को फैला रहा हूँ। तो वो मेरा मतलब जीके से प्यार और नीलाम घर का सफ़र था। वो कहीं पंजाबी यूनिवर्सिटी के गुरसेवक लंबी जी हैं, उन्होंने देखा हुआ था तो उनको लगा कि ये क्विज मास्टर अच्छे हो सकते हैं, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। फिर पंजाब में भी, गुरु नानक देव में भी। हाँ, यदा कदा कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपने अपने पैनल होते हैं और अपने अपने क्विज मास्टर होते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन पंजाबी यूनिवर्सिटी में अक्सर होता है ऐसा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो सर हम सब जानते हैं आपका अपना भी एक चैनल है भैया घेंटा के नाम से, तो ये चैनल का आइडिया कहाँ से आया आपको? ये बहुत देर पहले हम स्कूल कॉलेज के टाइम में एक्चुअली लाहौर रेडियो से एक प्रोग्राम आता था जिसमें एक पाइया होता था और एक मास्टर जी होते थे। मास्टर जी सवाल पूछते थे, भैया जवाब देता था। तो ये हम कहीं करते रहे, मैं और मेरे साथ जो पहले मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे काम करते थे, सुखदेव सिंह संगर, वो महंगा सिंह संगर भी कहते हैं हम उन्हें, वो आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक्टिव हैं थिएटर में। तो उनके साथ उनको मास्टर जी या उनको पाइया जी बना के ऐसे हम प्रोग्राम करते रहे। तो वो कहीं ना कहीं वो बड़ा सामायिक होता था, ताज़ा कोई चीज़ पकड़ी उस पर कोई जो क्रिएट कर दिया और उस ढंग से एक बंदा लेटर पढ़ रहा है। जैसे उसने कहा कि पाइया जी, गोपीचंद कॉलेज की कैंटीन वाला लड़का कहता है, लड़कियों की कॉलेज की कैंटीन वाला लड़का कहता है कि हमारी लड़कियां समोसे कम खाती हैं, चटनी ज़्यादा पी जाती हैं। तो पाइया कहता है, अल्लाह भाई ये तो बड़ी आसान बात है, आप चटनी की प्लेट के बाद 20 रुपये रख दें, समोसे फ्री कर दें। तो ये मतलब इस तरह से बिल्कुल सामायिक, तुरंत जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर हम कुछ कर देते थे। तो वो आइडिया लगातार ही मेरे साथ था कि हम ऐसा करें और कई बार हमने सोचा इसको एक चैनल के तौर पे,
वो फाइनली जब ये लॉकडाउन लगा तो हम फ्री थे बहुत, और मेरे जो लेटेस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं राकेश कुमार जी, वो भी फ्री थे। तो फिर उन्होंने, रॉकी ने मेरी हेल्प करी और हम इसको शूट करके एडिट करके डालना शुरू हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। एक बहुत ही पर्सनल सवाल है। आप किसी न किसी एक टाइम पे जब अपना प्रोफेशनल, पर्सनल और फाइनेंशियल चीज़ें मैनेज कर रहे थे, उस टाइम पे यू वर अ चेन स्मोकर टू द जर्नी ऑफ नो स्मोकिंग। ये कैसे हुआ टर्न? और मैं अगर ये कहूँ कि वो चेन स्मोकर से मैं खुद ही नो स्मोकर बनाऊं, शायद ये संभव नहीं है, दो आई डोंट बिलीव इन सुपर पावर और वट एवर। परंतु ये ग्रेजुअल था, ये बहुत धीरे धीरे हुआ, क्योंकि मुझे ये लगने लगा, कई बार किसी के घर में जाते थे तो यहाँ आप छत पे जाओ या बाहर जाओ स्मोकिंग के लिए, एक एरिया ढूंढो, बहुत से लोगों से छुपाना पड़ता था। फिर जब मैं अबोहर में एक सत्यम कॉलेज फॉर गर्ल्स में पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो वहाँ पर ये होता था कि गर्ल्स का कॉलेज है, तो मैं सुबह सुबह अपना सिगरेट वगैरह पी के चला गया, वहाँ पर बहुत देर कंट्रोल करता, बीच में कभी दाव लगाता रिसेस में। फिर मुझे लगा कि अगर मैं कुछ घंटे रोक सकता हूँ, थोड़े और, फिर थोड़े और, फिर मैंने सोचा बीच वाला बंद करके जब वहाँ से छुट्टी हो जाती थी तभी घर पे आके, आते ही फिर मुझे लगा कि यार आते ही क्या जरूरत है, खाने के बाद पी सकते हैं ना। ऐसे करके वो वक्फे बढ़ते गए और मुझे लगा कि ये पॉसिबल है, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। तो थोड़ा ये था कि अगर मैं उस ज़माने में ये हो गया था, मुझे लगता था कि अगर मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा तो मेरी आँख से पानी निकलने लगता था, मुझे थकावट और ऐसे मतलब स्लिपी सा फील करने लगता था। वो जब ये लगा कोरोना वाला काल, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ होगा तो सो जाएंगे फिर। तो एक स्ट्रॉन्ग सा डिसीजन, और एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे ये कहा था कि इसका तो जब छोड़ना है ना, अब नाउ और नेवर होगा, छोड़ना है छोड़ दो ना बस अभी इसी वक्त। तो वो भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक करता रहता था। तो देन आई टुक ए डिसीजन कि अभी बस खत्म, तो बस खत्म हो गया। तो आप देख सकते हैं कि सर इस एज में भी कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है यूथ के लिए। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं बट आपसे डायरेक्टली पूछते नहीं कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी अपनी थिएटर का पैशन परस्यू करने के लिए। डू यू एवर रिग्रेट इट? कभी लगा कि नहीं करना चाहिए था? नहीं, ये कभी भी नहीं लगा मुझे। हाँ, हालांकि मैंने बड़ी प्लानिंग नहीं करी थी, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक प्लानिंग मेरी फेल थी, मतलब करी ही नहीं थी कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरे आर्थिक संसाधन कैसे चलेंगे। मुझे ऐसे लगता था आई विल मैनेज एनी हाउ, इट विल बी मैनेज, कुछ तो होगा। और ये रिग्रेट जरूर होता है कि मुझे थोड़ा सा प्लान कर लेना चाहिए था, ये नहीं होता कि छोड़ना था नहीं था। यानी कोई आज भी मुझे ले जाकर वहां खड़ा कर दे और पूछे कि बैंक छोड़ना है, तो आई वुड से यस छोड़ना है। क्योंकि मुझे एक सारा दिन आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, मनी को ऊपर जाते, मनी को डिपॉजिट होते देखते हो, और आप बेसिकली अपने आप को मुंशी प्रेमचंद की फैमिली का मेंबर पाते हो। तो ये बड़ी और जगह थी ना मेरे लिए। मुझे CII भी मैंने करा, जो हमारा बैंकर्स का इकोनॉमिक का वो होता था सर्टिफिकेट, और आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई विसिनिटी जिसने CIB क्लियर किया था। और ऐसा भी नहीं था कि मैं एक पुअर बैंकर था, बट आई ऑलवेज फेल्ट के आई एम इन द रॉन्ग प्लेस, कि मुझे कहानियाँ पढ़नी है, मुझे कहानी का कोई किरदार बनना है, कोई कहानी लिखनी है, तो मैं उसमें अपने आप को देखता था। मैं देख ही नहीं पाया कभी बैंकर के तौर पे या मैनेजर के तौर पे या रीजनल मैनेजर के तौर पे। मुझे याद है बैंक में एक मतलब स्टैग्नेंसी ना आ जाए, क्लर्क ना रह जाए, तो एक स्कीम शुरू करी उन्होंने, कुछ सीनियर क्लर्क को स्पेशल असिस्टेंट बनाने का प्लान कर दिया। तो उसको एसए कहते थे। बड़ी फनी बात है ये, और थोड़ी एरोगेंस भी मेरी थी उसमें। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहने लगे कि बस अब 6 महीने रह गए, अगले साल में तुम एसए बन जाओगे। तो मैंने उसे कहा नहीं मित्र, मैं एसए नहीं बनूंगा, मैं जब भी बनूंगा स्टोरी बनूंगा।
तो ऐसे स्पेशल असिस्टेंट था। बट आई ऑलवेज थॉट के मतलब आई एम ए मैन ऑफ लेटर्स ना, मुझे कुछ बुक्स चाहिए पढ़ने को, कुछ लिखने को, कुछ करने को, मतलब अदबी दुनिया जो थी, साहित्य की दुनिया थी, वो मुझे आकर्षित करती थी। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं जॉब छोड़ने का। आई होप इनके चाहने वालों को आज जवाब मिल गया होगा। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करता है जब उसका अपना ही बेटा प्राइड और फेम की लाइन उससे लंबी खींच दे तो। बिल्कुल। तो आज की डेट में सार्थक नरूला आपका बेटा एनएसडी पास आउट है। उसने जो डिटेलिंग सीखी है एनएसडी से, सेट डिज़ाइनिंग में, सिनेमेटोग्राफी में, हाउ डू यू फील? आई हैव नो वर्ड्स, आई एम लिटरली प्राउड, बहुत प्राउड। आई एम ए प्राउड फादर। और मतलब वो डायरेक्शन में भी वहाँ तक देख सकता है जहाँ मैंने कभी देखा ही नहीं था। ये और भी अच्छी बात है। मुझे अभी एक स्कूल में उन्होंने सार्थक ने एनुअल फंक्शन का प्ले कराया था, एंड व्हेन वी सॉ दैट प्ले, उस प्ले में, वो प्ले मतलब ऐसा नहीं था मर्चेंट ऑफ वेनिस था। मैंने बहुत बार उसको इमेजिन किया। एक बार हम उसकी ट्रांसलेशन करके हिंदी में उसे खेलने का प्लान भी कर रहे थे। हमने कुछ करैक्टर बांट दिए थे अपने उनमें, और कुछ दिन रिहर्सल हुई थी उसकी, लेकिन वो बहुत बड़ी कास्ट और बहुत बड़ी फाइनेंशियल नीड्स थी, बहुत सेट चाहिए था, वो रुक गई हमारी प्रोडक्शन। पर वही प्ले सार्थक ने किया, तो वो मैंने वो चीज़ें सोची नहीं थी जो उसने मतलब स्टेज पे दिखा दी। तो बहुत अच्छा लगता है। सो ही हैज रेज्ड द बार, कुडोस टू हिम। सर, आप शेर और शायरी भी करते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए एक बढ़िया सा शेर सुना दीजिए। हाँ, जैसे तो एक शेर मैंने इस बात पे लिखा था कि कभी जिस तरह से स्मोकिंग की बात आती है, इस तरह ड्रिंकिंग की बात भी आती थी, मेरे साथ भी जुड़ती थी। तो मैंने एक शेर लिखा था कि किया था अहद तर्क मायनोशी का, यानी कि मैंने ये कसम खाई थी कि शराब नहीं पीऊंगा। किया था ये अहद तर्क मायनोशी का, लेकिन हिफाजत रूह की गरज में निभा ना पाया। कि अपनी रूह बचानी थी, इसलिए ये वचन नहीं निभा पाया। किया था अहद तर्क मैनोशी का, हिफाजत रूह की गरज में निभा ना पाया। कहता तो रहा मैं कश मुझे ये जहां, बशर कोई कम ज़र्फ मुझे कह नहीं पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रिसेंटली आप प्रीमियर पे गए थे पंजाबी मूवी के रावी दे कंडे, तो आपने पंकज कपूर सर को बहुत करीब से देखा। बिल्कुल। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? भाई सच मानिए, मेरा दिल कर रहा था मैं उनके साथ साथ चलूं। बहुत भीड़ थी, कुछ गार्ड थे, और शायद उनमें से मुझे कुछ लोग जानते भी नहीं थे, मैं बहुत लोगों को जानता था, और मेरा मन कर रहा था उनसे मिलूं। और बीच में ऐसा मौका भी आया हाफ टाइम के पास, जब लोग उनसे मिल रहे थे, जा रहे थे, लेकिन वो बहुत रश था। मेरा दिल करता था मैं उनसे मिलूं, उनसे हाथ मिलाऊं, और उनके मुंह पर उनकी तारीफ भी करूं, क्योंकि मैंने उन्हें कहाँ कहाँ नहीं देखा। हम सब ने देखा है ना। और बहुत बड़ा फ़ैन भी उनका, पर्टिकुलरली वो जो आता था शो जिसमें वो छेदी लाल मुरारी लाल क्या बनते थे, क्या, आई रिमेम्बर ऑफिस 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 ऑफिस, उसमें बहुत आता था। और एक वो डिटेक्टिव वाला भी था उनका, डिटेक्टिव वाला भी था, और एक जो जो पुरानी लेट नाइट शो आता था, मुझे नाम नहीं याद उसका। एक लेट नाइट शो आता था जिसमें वो झुग्गी झोंपड़ी वाले ऐसे टाइप बने हुए थे करेक्टर। तो वो उसमें एक डायलॉग बोलते थे, हम खटी खोई करा। मतलब वो कमाल ही था, वो लगता था उसी में ढले हुए, वहीं से निकले हुए ना। तो महान एक्टर है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो हम विश करते हैं कि आप अपने फ्यूचर के एंडेवर्स में सक्सेसफुल हों और आपके रंगमंच से जुड़े सारे ख्वाब पूरे हों। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।